Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. चलो तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो मेंस आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट सेशन इटसेल्फ, है ना। थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप। सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट कि मेंस आंसर राइटिंग है क्या। whenever we start answer writing, our first focus is about कि पढ़ लेते हैं, काफी सारा पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव टू द राइटिंग। यहीं पे पहली गलती कर देते हैं, ठीक है। इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, आई विल से। ठीक है, साइमल्टेनियस प्रोसेस रहता है आंसर राइटिंग का। रीजन फॉर द सेम, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर रिलेट कर पाए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आई गेस सबने सॉल्व किए होंगे अगर आप मेंस के क्वेश्चन, मेंस के सेशन में, करेक्ट। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आप लोग सॉल्व करते हैं तो गलत हो जाता है। सबसे बड़ा इशू यही है कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन सही नहीं हो रहा। बट व्हेन यू रीड दैट टॉपिक अगेन, तो क्या फील आती है? सबसे पहले कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है इस टॉपिक की? नहीं, ये समझ में आता है कि ये जो पहले से अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, अब मेरी बेटर हुई है, करेक्ट। सेम चीज होती है मेंस में। अब मेंस का इशू ये है कि मेंस इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस और थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करता है मेंस हमारा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट रीड जब हम लेते हैं तो डिफरेंस क्या आता है यहां पे। फर्स्ट रीड हमसे क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते। यू फील दैट योर कंटेंट इज नॉट देयर, देन यू डू सेकेंड रीडिंग एंड यू स्टिल फील कि कंटेंट नहीं है तो क्वेश्चन इस बार लिखेंगे नहीं। नाउ द डिफरेंस इज देयर मेंटेलिटी। बट इशू क्या है? एज मेंशन्ड इन द लास्ट सेशन, इट इज अबाउट द कंटेंट कंसोलिडेशन, इट इज अबाउट द रिकॉल ऑफ द सेम कंटेंट। अगेन टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द लास्ट सेशन इटसेल्फ, आप लोगों ने सबने लक्ष्मीकांत कर रखी है, तो लक्ष्मीकांत जिसने कर रखी है, एक चीज तो फॉर श्योर है कि फर्स्ट टाइम में वो 30 डेज के अराउंड लेती है, करेक्ट। बट जब हम सेकेंड डे पहुंचते हैं या थर्ड डे पहुंचते हैं, तो सॉरी सेकेंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में पहुंचते हैं, तो नंबर ऑफ डेज रिड्यूस होते रहते हैं। 22 डेज हुए, 15 डेज हुए, और बाय द टाइम वी रीड इट फॉर प्रीलिम्स, इट्स लाइक कि वी कवर लक्ष्मीकांत इन 7-8 डेज। दैट इज ट्रुथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? एक तो हमने बना ली है एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी। पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्या है? जैसे वो पेज खुलता तो हमें पता है यार यहां पे उस क्वेश्चन में हमने गलती की थी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जल्दी रिवाइज करना है, या यहां से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये डिफरेंस है। ये दिस इज व्हाट यू से consolidation. Consolidation is nothing but those keywords, those key points which helps you to recall your component, your content in faster manner. ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो जब कंटेंट हमारा फास्टर मैनर में हम रिकॉल कर लेते हैं, दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, क्लियर है? सॉर्टेड यहां तक? फेयर इनफ। अब कंटेंट कंसोलिडेशन की बात कर ली, मतलब अब कंटेंट कंसोलिडेशन मींस की प्रिपरेशन में कैसे करनी है। फर्स्ट रीडिंग आपने दे दी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं लिख पाए, बट 3-4 लाइन लिख दिए, इवन दैट इज मोर देन इनफ। अब जब दोबारा पढ़ेंगे आप कंटेंट, तो एटलीस्ट आपको यह पता होगा क्या आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, कहां आपको फोकस ज्यादा करना है। जैसे ही इस चीज की क्लैरिटी आ गई, तो व्हेन यू आर रीडिंग योर कंटेंट अगेन एंड अगेन, है ना, व्हेनेवर यू आर रीडिंग योर कंटेंट अगेन एंड अगेन, यू विल बी इन द पोजीशन कि हाँ इट्स फाइन, यहां फोकस करना है। और जब सेम कंटेंट, जब आपको पता है कि क्या एक्चुअली में आपको रिकॉल करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको सब इंपॉर्टेंट रहा है, फर्स्ट रीडिंग में सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट फर्स्ट रीडिंग में आपने क्वेश्चंस ट्राई किए जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, बट ट्राई सब किए। अब वो 8-10 टॉपिक में एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आ गई। क्या क्लैरिटी आई आपको?
कि विच ऑल आई विल से टर्म्स वर इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड रीडिंग में जब आप देख रहे हो तो आपको पता है कि आपका फोकस कहां डालना है। अब पहले आपको सपोज 1000 वर्ड्स थे आपके आईज के सामने, सेकेंड रीडिंग में वो कुछ तो कम होंगे, 100-200 में आ गए। वो 100-200 वर्ड्स आपको 250 वर्ड्स क्या 1000 वर्ड्स का आई विल से पेपर लिखवा देंगे उस टॉपिक पे। दैट इज फाइन थिंग टू डू। दिस इज व्हाट वी कॉल कंसोलिडेशन। यहां तक क्लैरिटी क्लियर है? चलो, अब कंसोलिडेशन और रिकॉल जब हो गया तो मेंस की तैयारी मोड में आ गए हम। ठीक है, अब हम आंसर राइटिंग जो लिख रहे हैं इट इज मोर अबाउट जेनरिक आंसर्स। तो अब हमारी प्रॉब्लम चेंज हो गई है कि हम लिख रहे हैं जेनरिक आंसर और हिंदी में बोले तो रद्दी आंसर्स। ठीक है, अब जेनरिक और रद्दी आंसर्स की जब मैं बात कर रहा हूं वहां पे क्या इश्यूज फेस करते हैं हम एज ए एस्पायरेंट। फर्स्ट इशू दैट वी फेस इज वी आर राइटिंग मे बी 1 पेज ओनली, है ना, और 3-4 पेजेस। तो क्या क्रॉस क्वेश्चन करना हमने शुरू किया कि इट इज मोर अबाउट डूइंग whatever you know rather than whatever being asked। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, जब आपको यह पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है तो क्वेश्चन की आप डिमांड एड्रेस नहीं कर रहे हैं बल्कि सब कुछ लिखे जा रहे हैं। वो क्लैरिटी आई पहले प्रॉब्लम। तो नाउ प्रॉब्लम हैज चेंज। पहले आपको लगता था कंटेंट की कमी है, नाउ यू आर इन मोड कि नहीं, रेलेवेंट कंटेंट नहीं है मेरे पास विद इन द कंटेंट जो इसकी डिमांड को एड्रेस करवा दे। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड। जब रेलेवेंट कंटेंट आने लगता है तो आंसर सही हो जाता है। तो ये बैकग्राउंड की पढ़ना कैसे है वहां पे था अभी तक। सेकंड अप्रोच में चलते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि अब आंसर लिखना है। हम यहां तक पहुंच गए हैं, पढ़ सही रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगेन एक लास्ट सेशन में भी बोला था, अब इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। लास्ट सेशन में क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, whenever you are reading something, reading any topic, do PYQs of the same। ठीक है, आप उसके PYQs जरूर पढ़ लीजिए। क्यों? अगेन जब आप कंटेंट पढ़ेंगे PYQ पढ़ने के बाद तो एटलीस्ट आपको 2 चीजों की क्लैरिटी रहेगी कि इस टॉपिक पे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ लिया है तो आई कैन सर्टेनली अश्योर माई सेल्फ कि ये वाला एरिया तो इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट में जैसे ही वो कीवर्ड दिखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपका फोकस अपने आप वहां चला जाएगा एंड यू विल बी फाइन विद इट। क्लियर? यहां तक सॉर्टेड। तो पढ़ने का तरीका यही रहेगा, सबके लिए बोल रहा हूं ये कि पहले PYQs पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइए आप सेकेंड मोड में। डन? चलो, अब बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग देख लेते हैं एक बार। अच्छा, 2 चीजें बता रहा हूं मैं यहां पे आप लोगों को कि कुछ सेशंस ना मैंने पहले कंडक्ट किए थे, तो इफ यू वांट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स, वो आपके पास मिल जाएंगे, वरना आप मांग लीजिएगा टीम से। ठीक है, हाउ टू राइट आंसर्स, और फर्स्ट सेशन में हमने जीएस पेपर 1 किया था और एक A to Z वर्कशॉप कंडक्ट की थी हमने, जहां पे बेसिकली हमने बात की थी इस पे एस्से पे। ठीक है, तो ये 3-4 सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बेसिक्स के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, अब किसी भी आंसर राइटिंग में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी आंसर राइटिंग सेशन में 3 पार्ट होते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी, थर्ड कंक्लूजन। यहां तक क्लियर? ठीक है, आप थे लास्ट सेशन में इसलिए आपसे ही पूछ सकता हूं अभी फॉर द टाइम बीइंग में। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने बोला कंटेक्चुअल हो सकता है, डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है, एज वेल एज फैक्ट
अब उसमें हो गया ना फैक्चुअल में, हिस्टोरिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल भी बैकग्राउंड हो गया एक तरह से, ठीक है। अब इन सब में मैं जो क्वेश्चन का एड्रेस करते हुए बोलता हूं कि इंट्रोडक्शन लिखने का बेस्ट तरीका होता है वो है कंटेक्सचुअल, कि आप कंटेक्स्ट दे दो या उसका बैकग्राउंड दे दिया, बेसिकली सेम चीज है वो, ठीक है। कंटेक्सचुअल इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, क्या होते हैं कंटेक्सचुअल इंट्रोडक्शंस? ये आंसर करते हैं कि व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों गया है, हम इसे एड्रेस करेंगे। कंटेक्स्ट में उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज आस्किंग हाउ आर यू, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, तो उसके दो कंटेक्स्ट बन सकते हैं कि वो या तो काफी दिनों बाद आपसे मिल रहा है, जो रोज मिल रहा है ना उससे नहीं बोलते हाउ आर यू, वो तो क्या हाल भाई, उसे पता है रेगुलर है, कोई स्पेसिफिक जानने नहीं, कोई बीमार है अब कैसे हो आप, कंटेक्स्ट चेंज हो गया, अब अगर लगा दिया मतलब पहले और अब में कुछ सिचुएशन चेंज हो गई है आपकी, ठीक है। सिमिलरली कंटेक्स्ट दिखाता है कि क्यों क्वेश्चन पूछा गया, ये कंटेक्स्ट देते ही मीनिंग, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, मीनिंग आ जाता है अपने पास सॉर्टेड होके। व्हेन आई टॉक अबाउट द बॉडी, ठीक है, मैं बॉडी के बारे में बात करता हूं। बॉडी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट सेशन में भी कि ऑलवेज हिट द कीवर्ड्स ओनली। अभी जस्ट इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम जब एक क्वेश्चन लेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स ओनली, कीवर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चंस के वो वर्ड्स जिसके अलावा सब इररेलेवेंट लगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, फॉर द टाइमिंग यही रखिए दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन के वो कीवर्ड जिसके अलावा सबके सब इररेलेवेंट लगे, क्लियर है। बॉडी में हमारी जरूरत होती है कीवर्ड्स की फॉर सब हेडिंग्स। आपने एन नंबर ऑफ टाइम्स जो पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि एस्पायरेंट्स जब मेरे से कहते हैं कि सर ये तो हमने वो लिख दिया जो हमें आता था, क्वेश्चन की डिमांड से डिग्रेस कर गए, वो यही चीज है कि अगर आप सब हेडिंग यूज करके आगे बढ़ते, ठीक है, अगर आप सब हेडिंग यूज करके आगे बढ़ते तो आप क्वेश्चन की डिमांड से डेविएट नहीं होते। अगर ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है, यू गाइस कैन जस्ट टाइप इट आउट, आई एम क्वाइट एक्टिव, मैं रीड कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब सॉरी, सब हेडिंग में हमने शुरू कर दिया करना, सब हेडिंग बनाएंगे जो पूछा गया है उसी से, ठीक है। अगर आप उसमें ज्यादा कुछ प्लस माइनस करते हो तो डिग्रेस करने के चांस, डेविएट करने के चांस बढ़ जाते हैं, क्लियर, ठीक है। देन कंक्लूजन की बात करेंगे हम लोग। कंक्लूजन इज मोर और लेस, आई विल से, एप्लीकेशन बेस्ड। देन एप्लीकेशन के बाद हम बात करेंगे, उसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक रखेंगे। कंक्लूजन में ऑप्टिमिज्म भी होना चाहिए। ये तो बात थी हमारे इन जनरल आई विल से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स की। ये अभी जितनी बात की है मैंने इन जनरल के की है। आज का सेशन 2 है तो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द जीएस पेपर 2 वंस आई एम इनटू द सेशन मोड। अभी ये जस्ट ब्रीफ बैकग्राउंड दिया है कि अगर किसी ने पहले के वर्कशॉप मिस कर रखी हो या पहले के कल का सेशन मिस कर रखा हो तो उसको ये चीज क्लैरिटी आ जाए कि हमने कल क्या किया था। उतना इन डेप्थ नहीं गया, बट एक ब्रीफ बैकग्राउंड हमने दे दिया, ठीक है। अच्छा, वर्कबुक सबको मिली हुई है ना आप लोगों को? ठीक है, डन। अभी यूज करेंगे इसका। अब शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा। फंडामेंटल राइट्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। सपोज जस्ट इस चीज को आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए, इसके बाद हम पेपर 2 की ओर मुड़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ओके अजय, यू कैन राइट, आई विल से facts, you can write any recent development, current affairs in introduction itself, you can write about some, I will say reports, even that is fine. अगर कोई ऐसा शब्द दिया हुआ है जो जार्गन है तो आप डेफिनेशन बेस्ड भी स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो ज्यादा डीप में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज GS2 स्पेसिफिक तो जितना हो सकता है मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि एक पूरा सेशन है इस पे यार, ठीक है, बट ब्रीफ मैंने बता दिया आपको। तो दिस इज इट। अब फंडामेंटल राइट्स आर टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है, क्लियर है यहां तक सॉर्टेड है सबका। चलो अब मुझे ये बताओ, ये जो टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है इसमें सबसे पहले हमारे कीवर्ड्स कितने, अगर आप आइडेंटिफाई करो, क्या मैं ये कह सकता हूं एक तो कीवर्ड ये है, एक कीवर्ड टूल है, सेकंड कीवर्ड गुड गवर्नेंस है, सॉरी थर्ड कीवर्ड। इसके अलावा सब ग्रामर है, आर ऑफ, कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। तो एक तो कीवर्ड आइडेंटिफाई करके यहां रुकते हैं। अब सबसे पहले वी विल गो फॉर इंट्रोडक्शन वाली साइड, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कंटेक्स्ट। अब क्या इंट्रोडक्शन आपके माइंड में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? बताओ। अच्छा, गुड गवर्नेंस से क्यों रिलेट किया जा रहा है? तो गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूं ना मैं अभी। तो गुड गवर्नेंस के क्या फैक्टर्स हैं? ठीक है, चलो। सो बेसिकली आधा सही पहुंचे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो काम हो जाता। गुड गवर्नेंस इज अबाउट एम्पावरिंग सिटीजन। गुड गवर्नेंस में सिटीजन को पैसिव रेसिपिएंट नहीं माना जाता, रादर देन एक्टिव पार्टिसिपेंट माना जाता है, क्लियर है। और फंडामेंटल राइट्स किसे लिमिट करती है? तो किसे एम्पावर कर रही है? कंटेक्स्ट समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। तो नाउ यू आर राइट, तो वहां तक तो सही पहुंच गए, ठीक है। एम्पावरिंग कर रहे हैं दोनों सिटीजन्स को, ठीक है। गुड गवर्नेंस भी गवर्नमेंट को लिमिट करेगी, वो गवर्नमेंट को ये नहीं कहेगी कि आप सिटीजन्स को सब कुछ प्रोवाइड करें, रादर देन वो कहेगी गवर्नमेंट को कि आप सिंपली उतने कैपेबल बना दीजिए। अमर्त्य सेन की अप्रोच, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन हम कैसा लिख सकते थे कंटेक्स्ट बेस्ड? एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई? सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल सा लॉजिक। फंडामेंटल राइट्स एनरिचेस द गवर्नेंस by empowering them, empowering citizens, सॉरी। सिंगल लाइन का अच्छा इंट्रोडक्शन कर दिया हमने। कंटेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्योंकि इसका जीएस पेपर 2 के मोड में चलेंगे हम। सेकंड, बॉडी। अब क्या कर सकते हैं? सपोज 10 मार्कर है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसके आगे लिख दिया होगा मैंने कमेंट। बॉडी में सब हेडिंग चाहिए, मैंने ये बोला आप लोगों को। सब हेडिंग्स में क्या कर सकते हैं हम? सब हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, इतना लंबा सब हेडिंग नहीं होगा। टूल्स ऑफ, एज टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। सिंपल इतना लिख सकते हैं, टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब इसमें कम से कम कितने पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे? 10 मार्कर में 5 से 6 लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि अभी तक एक ही सब हेडिंग है। या तो मुझे सब हेडिंग एक्स्ट्रा बताओ,
क्या आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है? कोई और सब हेडिंग हो सकती है। गुड गवर्नेंस जार्गन है या सिंपल सा टर्म है? सिंपल टर्म है तो एक्सप्लेन करोगे? फंडामेंटल राइट्स और गुड गवर्नेंस, पहले गुड गवर्नेंस तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो बताओगे कि टूल कैसे है वो। तो एक सब हेडिंग तो मिस ही कर दिया आपने, आपने पूरे उसमें इसकी बात ही नहीं की अभी तक। पहले आपको गुड गवर्नेंस समझाना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे आप। ठीक है, क्लियर? तो गुड गवर्नेंस वाली बात हो गई, सॉर्टेड यहां तक। सबसे पहले गुड गवर्नेंस समझा दिए कि है क्या। नाउ उसमें फीचर्स बता दिए, मतलब मेरे दो डिफाइंस कैसे जाएंगे, पहले गुड गवर्नेंस की डिफाइन, फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, बहुत कम शब्दों में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स चाहिए मुझको। ठीक है, देन लास्ट में वी विल डू द सेकेंड थिंग, सेकेंड वाला टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ये मेरी दो सब हेडिंग्स हो गई इस क्वेश्चन की। लास्ट में कंक्लूजन। तो कैसे टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है, तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कैसे फंडामेंटल राइट्स ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रही है, कैसे कर रही है। हाँ, हियर इट इज, आर्टिकल 19 पे उठ करके बोलो ना, हो गया, एक पॉइंट यहां से निकलेगा। और क्या है, गुड गवर्नेंस की जो फीचर है वही फंडामेंटल राइट से रिलेट जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हाँ हाँ, सौरभ जी एक बार पीडीएफ लगा दीजिएगा बोर्ड पे आके। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो इससे कौन सा वैल्यू भी तो उसको लिंक करो, वैल्यू भी तो लिंक करोगे। कौन सी वैल्यू गुड गवर्नेंस की? मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए बात कर रहे हो आप, वहां पे वल्नरेबल्स के लिए बात कर रहे हो। और गुड गवर्नेंस ये ऐसा इन्होंने मेंशन किया वेलफेयर स्टेट, वो वल्नरेबल्स के लिए वेलफेयर स्टेट क्या होगा, समझे? नहीं, वो सब करो। हाँ, इक्विटी अपने आप में गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, वहां पे आ गए। फंडामेंटल राइट्स और क्या बोलता है, कैसे लिंक करोगे? एग्जैक्टली, समझ रहे हैं? क्लियर? कंक्लूजन क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब क्वेश्चन की अप्रोच समझ गए हो ना आप लोग। मैं क्योंकि अब सेशन 2 की साइड जा रहा हूं कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। क्वेश्चन 2 की कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट से कैसे रिलेट करोगे इसमें? आर्टिकल 21 याद आ रहा है किसी को? कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जिसने उसको एनलार्ज किया हो और गुड गवर्नेंस के लिए हेल्प किया हो? राइट टू प्राइवेसी इंस्ट्रूमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस एज वेल। अब देखो, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। राइट टू लाइफ बोलता है ना, ये लिबर्टी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्लीन एयर फंडामेंटल राइट्स गुड गवर्नेंस का नहीं है। राइट टू स्लीप भी है यार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, महात्मा गांधी, आई विल से बाबा रामदेव वाले जजमेंट में। ठीक है, थैंक यू। हाँ यार, एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी आपने तो एनसीईआरटी में एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक पिक्चर याद रखना, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, मैं भी उसी पिक्चर का इस्तेमाल करता हूं। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, खिड़की है, ठीक है, अब 3 बॉक्सेस पड़े हैं, बच्चों की हाइट सबकी सेम है, सेम नहीं है सॉरी, ठीक है, एक छोटा है, एक मीडियम हाइट का है, एक लॉन्ग हाइट का है। लॉन्ग हाइट वाला ऐसे भी देख रहा है तो उसको खिड़की से बाहर क्रिकेट मैच दिख रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती उसको भी दे दिया एक बॉक्स, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 बॉक्स है, सबको दे दिया, तो हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, बट इक्विटी क्या कहता है?
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में और इक्वालिटी में भी फर्क है, भी बता दूंगा। इक्विटी क्या कहता है, जो सबसे छोटा है शायद उसको 2 बॉक्स की जरूरत है, तो उसे 2 बॉक्स दे दिया हमने मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड हमने एक्शंस लिए। डन, क्लियर। चलो, तो ये बैकग्राउंड था पिछले 2 सेशंस का। अब हम आ रहे हैं अपने एजेंडा ऑफ द सेशन, दैट इज जीएस पेपर 2। आज सबसे पहले ये समझिए कि अपने कितने पार्ट्स होते हैं जीएस पेपर 2 में। कौन कौन से? पॉलिटी, आईआर एक साथ, मतलब अलग अलग, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस एक साथ चलता है, उसमें आप अलग नहीं कर सकते इन दोनों को, ठीक है। अब इन सब के लिए एक फ्रेमवर्क रहेगा जो सेम रहेगा, जो आपके पॉलिटी आंसर्स में दिखने ही चाहिए, उसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या है अपने पास। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपके पास सिलेबस है, सिलेबस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। दिस इज द फ्रेमवर्क कि अगर आपके आंसर में ये चीजें मिसिंग है तो पॉलिटी का आपका आंसर इज नॉट गुड, ठीक है। ये इन जनरल एसेंशियल्स है, ये होने ही चाहिए। फर्स्ट थिंग, स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। तो अभी तक जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो पॉलिटी में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है, पॉलिटी में अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो बी अश्योर्ड कि आपके पास आर्टिकल नंबर उससे रिलेटेड होगा। होगा या नहीं होगा? कोई भी हाई कोर्ट दे दो, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल्स नहीं है। प्रेसिडेंट बोल दो, क्या प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल्स नहीं है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन्ड है उसके लिए आर्टिकल्स है हमारे। तो अगर आपका आंसर स्टार्ट ही आर्टिकल से हो रहा है तो सर्टेनली यू आर एट राइट साइड, मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो आंसर का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ही स्टैब्लिश कर दे रहा है, ठीक है। आंसर का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन स्टैब्लिश कर दे रहा है, क्लियर। देन कवर बोथ द साइड्स ऑफ द इशू। पॉलिटी में अगर मैं टूल ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, जान के एक हेडिंग्स आपके सामने इग्नोर की गई, लेकिन आपको हिंट दिया था। क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली टूल है गुड गवर्नेंस के, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है? मैंने हिंट दिया था कि पुट्टू स्वामी जजमेंट और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है थोड़ी सी, मतलब इनोवेशन कैन बी देयर, क्लियर। यस, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव थे, तो उस क्वेश्चन में एक सब हेडिंग ऑन बन सकती है, हाउ टू एनरिच, या सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ तो इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होगी फंडामेंटल राइट्स में, नो, फेयर इनफ। तो अगर आप इसको नोटिस करो, इंट्रोडक्शन में पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं कंटेक्स्ट सेट करने की, तो पॉलिटी बाकी पेपर से ऐसे डिफरेंट है कि आप यहां पे आर्टिकल नंबर से कंटेक्स्ट सेट करेंगे, क्लियर। आप आर्टिकल नंबर से कंटेक्स्ट सेट करेंगे, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन होगा, ठीक है। डन। देन मैं बात करूंगा ऑफर सब्सटेंशिएशन विद फैक्ट्स एंड डेटा, ये दोनों एक साथ लूंगा। आर इज रेफर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो मेरा फ्रेमवर्क है यहाँ पे जो एसेंशियल्स है, ये क्वेश्चन में कि ये चीजें आपको 5 चीजें दिखनी ही चाहिए। सी और ओ, सॉरी ओ और आर एक साथ लेके चलूंगा। ओ का मतलब डेटा फैक्ट्स। अब डेटा फैक्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में डिफरेंस है,
डेटा फैक्ट नॉर्मल भी हो सकता है आप करप्शन इंडेक्स गुड गवर्नेंस में कहीं यूज कर सकते हो कि हमें करप्शन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, अब तो नहीं आ रहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले आता था, उसकी रैंकिंग्स को यूज कर सकते हो। मे भी आपने गवर्नेंस का क्वेश्चन है, नीति आयोग बनाता है हमारा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स स्टेट्स का, उसमें यूज कर सकते हो। यहां पे मैं बहुत स्पेसिफिक हूं कि आपके आंसर में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चाहिए ही चाहिए, और टॉपिक वाइज। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा था कि अब आपको पता लगेगा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपको मैंने ये बता दिया कि आपका रेफरेंस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का। ठीक है, सपोज यू आर राइटिंग समथिंग इन योर आंसर, ठीक है, और उसमें आपको लगता है यार काश मेरे पास सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होता रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स। कुछ तो आया होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, या सपोज कहीं ऐसा एग्जांपल लिख रहे हो, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। जब मैंने लिखा है इस बार हाई कोर्ट भी जजमेंट्स हो सकती है, ट्रिब्यूनल्स की भी जजमेंट्स हो सकती है, इट्स मोर अबाउट द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए लिखा है ताकि ध्यान में रहे आप लोगों को। सॉरी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नर एन नंबर ऑफ जजमेंट्स आर देयर। आपने देखा है कभी कोई जजमेंट याद है गवर्नर की अपार्ट फ्रॉम बीपी सिंगल केस? वो सबको याद रहती है। ना महाराष्ट्र में कुछ हुआ था, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन यार सरकार कैसे बनी है, पार्टियां टूट गई है ना। तो वहां पे भी महाराष्ट्र वर्सेस चला था गवर्नर में, है ना, वहां पे भी गवर्नर का रोल था, इशू था, मतलब जा तो लास्ट में गवर्नर के पास रहे हो, है ना, स्पीकर का इशू हुआ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई अपनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर किसी को याद हो पौंडीचेरी की, दिल्ली में भी चल रहा है, यू कैन कोट। दिल्ली में जजमेंट भी आई थी अभी रिसेंटली, अगर किसी को याद हो। हाँ, फिर सेंट्रल ने फिर से लॉज बना दिए इनडायरेक्टली, फिर एलजी को एम्पावर कर दिया। तो ये टसल्स है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस में। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप पढ़ रहे हो आपको इश्यूज तो पता है, गवर्नर उसमें टसल है, 3-4 जजमेंट्स तो याद कर लो जो बीपी सिंघल के अलावा भी लिख पाओ। समझे, वहां इशू है। तो इसीलिए जब मैं कह रहा था वो रिकॉल वैल्यू नहीं है उसकी, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको रिकॉल क्या करना है, जो स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। सारा इशू ही यही था कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे लिखना क्या है अपने आंसर में। जब मेरे को ये क्लैरिटी आ गई कि मुझे लिखना क्या है, वहां पे मैं सॉर्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे आ गया मैं। देन लास्ट वन इज एनरिच विद कमेटी कमीशंस इलस्ट्रेशंस। अब यहां पे मैं पहले एक बात बोलूंगा जो सुप्रीम कोर्ट के लिए या मतलब कोर्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है और कमेटीज के लिए। यहां पे शायद आप लोग एग्री कर जाएंगे कि सर यहां पे हमारे पास होनी चाहिए कमेटी कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लिखने के लिए, बट ऑब्जर्वेशंस एक चीज होती है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? क्या होती है? Observations are the data collected by the commissions and according to which they interpret things. Accordingly, they frame the rules. They are more important with the judgment sometimes when you write answers. You will never find, apart from some toppers even, that writing the observations. लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी होगी ना, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिवर्किंग कमेटी भी पढ़ी होगी, पुंछी कमीशन भी पढ़ी होगी, सरकारिया भी पढ़ी होगी, उसमें है गिवन ना। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है रिकमेंडेशन से पहले ऑब्जर्वेशंस भी दी हुई हैं, बस उसे बोल्ड नहीं कर रखा, दैट इज देयर। अब ये कैसे वेट डालती है आपके आंसर में वो बताता हूं। These observations should be written in bracket. Suppose आपने, अगेन गवर्नर का एग्जांपल ले लेता हूं, चल रहा है तो गवर्नर के एग्जांपल में आपने बोला कि सर गवर्नर समटाइम्स प्लेस पार्टीशन रोल, मतलब गवर्नर का क्रिटिसिज्म में आपने लिख दिया। इसमें शायद मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा कि सब लिख देंगे। किसी ने ब्रैकेट में लिख दिया ऑब्जर्व्ड बाय द पुंछी कमीशन,
ऑब्जर्व बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहां पे एक वर्ड लिख रखा है मैंने, इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस क्या है? डायग्राम्स। ठीक है, तो डायग्राम्स कैन ऑलवेज बी देयर, उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्लियर? अब कैसे डायग्राम्स बना सकते हैं आप, वो लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कर ही देते हैं साथ के साथ। ये आपके आने से पहले हमने थोड़ा सा लास्ट डिस्कस किया था, वो है सारी मेहनत बर्बाद। सपोज हम जब बात कर रहे हैं जजमेंट्स की, है ना, हाल फिलहाल में किसी ने फॉलो किया है क्या राइट टू प्रॉपर्टी वाला जजमेंट? क्या बोला उसमें? कैन नॉट बी एवरी, हाँ एवरी जरूरी है। ठीक है, यही है ना, मटेरियल रिसोर्स नहीं है अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बात करूं। ठीक है, इसमें सपोज आपको पता है कि 2 जजमेंट्स आई हैं, है ना, क्या इस टाइप का कुछ डायग्राम बना सकते हो? ईयर, एससी जजमेंट, अजीज बादशाह केस था, इफ आई एम करेक्ट, है ना, हमने दिया अजीज, ऐसे लिख रहा हूँ इजेड भी। ठीक है, देन 2024 जजमेंट बोल दिया हमने इसको, जो इश्यू था बता दिया कि कोई सा भी राइट टू प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं, स्टेट के कंट्रोल में ले सकते हैं, यहाँ पे मना कर दिया। तो एक तरह से स्टेयर केस चल रही है, इंप्रूवमेंट चल रही है हमारी जुडिशरी की, यू कैन शो इट। अब इसका एनालिसिस दिखाना भी इजी हो गया आपके लिए, आपने बता दिया ना। और ये चीज थोड़ी सी जगह लेगी शायद आपको ग्राफ फॉर्मेट में, इंस्टीट्यूट ऑफ जब वो आप एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में लिखने लगोगे। ये है इलस्ट्रेशन। क्लियर? यहां से चलते हैं, ये 5 एसेंशियल्स दैट आई से स्कोर शुड बी देयर। सो फर्स्ट, स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ऑफर both the sides, cover both the sides, offer facts, then you come for the references। reference किसकी दी जाती है? जजमेंट्स की। then you go for your expert opinions एक तरह से। ठीक है, कमिटीज, कमीशंस, ये सारी चीजें। इसमें सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए, ऑब्जर्वेशंस भी चाहिए। ठीक है, और ई जब मैं एनरिच बोलूंगा, आई टॉक अबाउट द वैल्यू एनरिचमेंट। वैल्यू एनरिचमेंट भी थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं वैल्यू एनरिचमेंट की, यहां पे टाइम वेस्ट करते हो आप लोग जब आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो। रादर देन गोइंग टू द डिफरेंट रिसोर्सेज, मार्केट में एक टीचर कोई फेमस हुए, आपने उनका पढ़ लिया, आपने जहां से कोचिंग लिया, आपने सोचा वो तो बहुत बल्कि नोट्स है, दोबारा कैसे होंगे, और पता चला दूसरे टीचर पे शिफ्ट किए, दोबारा वो बल्कि नोट्स ही है। इसमें आप 6-8 महीने बर्बाद कर दोगे, आंसर राइटिंग नहीं शुरू कर पाओगे, फिर से वही बर्बाद हो जाएगा। या आंसर राइटिंग जनरिक लिख रहे हो, आप सोच रहे हो नई क्लास लूंगा तो उससे कुछ काम होगा, नहीं। फर्स्ट चीज होती है, आप अपने रिसोर्स को चेंज मत करो अगर वो ट्रस्टवर्दी है, ऑब्वियसली। और इतना पता लग जाता है कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। आपने कहीं अच्छी जगह से फाउंडेशन कर रखा है, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, वो टीचर एक क्रेडिबिलिटी के साथ उस इंस्टीट्यूट में गया है, नहीं है उसके पास इतना लेवरेज कि वो गंदा पढ़ा दे या खराब पढ़ा दे।
गेटिंग इट? एक आधा एक्सेप्शन होंगे बट इन जनरल नहीं होता, कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो। तो डोंट चेंज योर रिसोर्स रादर देन वैल्यू एनरिचमेंट होती है सिर्फ 3 तरीके से। फर्स्ट, कॉपीज, टॉपर कॉपीज। लास्ट में सेशन में दोबारा GS2 में बता दूंगा कि टॉपर्स कॉपी एनालिसिस कैसे करते हैं। फर्स्ट सेशन में आपको बता दिया था मैंने कि टॉपर कॉपी एनालिसिस GS1 के लिए थी, आज GS2 की लूंगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया टॉपर कॉपीज, देन यू गो फॉर बेसिकली मॉडल आंसर्स। डिफरेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंट नोट्स के ऊपर ही उनके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा पूछेंगे जब मेंस में आने के चांसेस है, तो इट्स बेटर कि वो रीड कर लिया जाए। हर इंस्टीट्यूट साल में 20-25 टेस्ट बनाता है। अब वो 20-25 टेस्ट आपको मिल गए, 20 क्वेश्चन हुए, 400 क्वेश्चन हो गए। माना 3 इंस्टीट्यूट आपने फॉलो कर दिए, 1200 क्वेश्चन हो गए, कुछ डुप्लीकेशन होगा, सपोज 600-700 क्वेश्चन पे जीरो आउट कर दिया, तो 600-700 टॉपिक्स का वैल्यू एनरिचमेंट मिल गया। आपको पता है आपके नोट्स में क्या है क्या नहीं है, एंड 600-700 टॉपिक्स पे आपने चारों पेपर कवर कर लिए। बट कोर्स के चक्कर में अगर सिर्फ आपने पॉलिटी का भी वैल्यू एडिशन कहीं करने चले गए तो हो सकता है कि आपने जीरो आउट कर लिया और सिर्फ पॉलिटी पे उतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो फोकस ऑन मॉडल आंसर्स, ठीक है। टॉपर्स कॉपीज वाला भी सिर्फ कॉपीज पे छोड़ देता हूं, जब एनालाइज करूंगा तो बता दूंगा कि क्या कैसे ऑब्जर्व करना है उसमें, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यू एडेड मटेरियल्स। जो भी इंस्टीट्यूट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी टॉपर्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इफ यू लुक एट द नोट्स ऑफ द द्विज गोयल, अगर किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शंस रहा हो, लास्ट टू लास्ट ईयर का रैंकर है मेरा 71, ठीक है, तो उसने अपने एंथ्रोपोलॉजी के बहुत शॉर्ट नोट्स मेंशन कर रखे हैं हमने टेलीग्राम चैनल पे। वो शायद आप लोगों को समझ में भी ना आए, क्यों? क्योंकि शॉर्ट नोट्स इंसान अपने लिए बनाता है, ठीक है, हैंड रिटन में स्पेसिफिकली। बट इंस्टीट्यूट अगर कोई शॉर्ट नोट्स दे रहा है, अभी आपके भी इसमें हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है PRI का, ठीक है, दीज आर द शॉर्ट नोट्स ओनली। अभी मैं बात करूंगा जब हम उस पर चलेंगे, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स भी आप एनरिचमेंट की तरह यूज कर सकते हो। तो वो होते हैं वैल्यू एडेड मटेरियल्स, कि अगर आपको अपने नोट्स पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा तो डायरेक्ट इस पे देख लीजिए, बट कभी भी अपना बल्कि मटेरियल छोड़ना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस वो 2-3 बार रिवाइज हो चुका हो, वरना कंसोलिडेशन नहीं होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर आप लोगों का? सॉर्टेड? डन। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट, ठीक है। जैसे स्कोर वाज फॉर आई विल से पॉलिटी, अदर एसेंशियल्स व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस आर फ्रेम, ठीक है। अब फ्रेम क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेम देखो हर जगह ना सेम रहेगा, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स बैकग्राउंड सेट करते थे ना उसका, ठीक है। सिमिलरली फ्रेम के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूज किया है मैंने याद करने के लिए, बेसिकली फाउंडेशनल कंटेक्स्ट। कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस अगर बन रहे हैं या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुई है तो उसका कुछ रीजन होगा। एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। इफ यू गाइस नो दैट इट इज ऑल्सो अबाउट इंडिया एंड चाइना रिसेंट डी-एंगेजमेंट आई विल से। तो अभी तक अगर बैकग्राउंड देखो तो चाइना यूज्ड टू से कि dispute should not result into stopping the trade and all, let's have the trade economy growing, only then things can normalize। वो ऐसा क्यों बोलता था? मार्केट श्रिंक हो रहा है, और क्योंकि वो ट्रेड सरप्लस में चल रहा है यार। अगर वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा होता इंडिया से तो हमें क्या दिक्कत थी? ट्रेड सरप्लस में चल रहा है, हमारा नुकसान उठा रहा है, ठीक है, हमारा फायदा उठा रहा है, कैसे हमारा नुकसान ही है ना वो। तो इंडिया कहता है नो, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट फिर ट्रेड। 4 साल लगे इस चीज को आई विल से फॉलो अप करने में हम लोगों को, बट डिड वी आंसर द सेम टू सम एक्सटेंट? आओ पहले बॉर्डर ठीक करें, ट्रेड की बात अब शुरू हो सकती है, इंडिकेशंस दिए हमने। एट द सेम टाइम
अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स EAM का अगर आप देखोगे स्टेटमेंट, तो उन्होंने बोला डी एंगेजमेंट तक तो ठीक है, ओके, बट अभी डी एस्केलेशन भी करना है। मतलब अभी आप पीछे ही तो हटे हो कि ये थोड़ी हुआ दोबारा उस फॉरवर्डिंग पोजीशंस पे नहीं आ जा सकते, तो वो भी साथ साथ चलेगा। तो ट्रेड एंड आई विल से सिक्योरिटी गोज हैंड इन हैंड। तो इफ यू लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियोस, है ना, प्रेजेंट सिनेरियोस, ट्रेड पॉलिसीज आर नॉट ड्रिवन बाय ओनली ट्रेड इंटरेस्ट। मे बी चाइना के साथ ट्रेड करने में हमारा बहुत फायदा हो, बट इट्स नॉट अबाउट द ट्रेड इंटरेस्ट, इट्स अबाउट द ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या हो गया कि ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न क्या है इंडिया चाइना के कंटेक्स्ट में। ट्रम्प साहब आ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, ट्रम्प 2.0 ही चल रहा है हर पेपर में। सुबह आई एम टेकिंग इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स यूट्यूब पे, तो मतलब मैं एक हफ्ते से सिर्फ ट्रम्प की बातें कर रहा हूं जब से इलेक्शंस का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो अब अगर इनका भी देखो आप सेंस, डोंट यू थिंक अगर अमेरिका को अपनी हेजेमोनी मेंटेन करनी है, हेजेमोनी क्लियर है कंसेप्ट, हेजेमोनी मेंटेन करनी है तो उसको रूल्स बनाने पड़ेंगे अपने तरीके से, बट नहीं बना रहा वो कंजर्वेटिव बन रहा है, वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी शो कर रहा है। नहीं, मैं ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा चाइना पे 60%, मैं 10% अदर कंट्रीज पे लगाऊंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनवर्ड लुकिंग, बॉर्डर पे वॉल खड़ी करूंगा, गेटिंग इट, ये सारा सिचुएशन चल रहा है वहां पे। अब इस सिचुएशन में हम क्या बात करेंगे, इससे ट्रम्प साहब से क्या बात करेंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी उनका कंसर्न हो रहा है, मतलब अपनी जियो सिक्योरिटी, वो ग्लोबल सिक्योरिटी के कंसर्न में नहीं, सॉरी, अपनी जियोलॉजिकल सिक्योरिटी में, क्या पहले मैं तो ठीक हो जाऊं, मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो ठीक हो जाए। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में चल रहा है इशू, तो कोई से सॉल्व करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऑयल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, किसी और कंट्री से आ सकते हैं क्या, न्यूक्लियर एनर्जी कर सकते हैं। वरना अगर इतना बड़ा कंफ्लिक्ट चल रहा है, ऑयल प्राइसेस में इंपैक्ट आ रहा है, अगर सारे देश मिलके बैठा तो यूएन डिफंक्ट ना हो, एटलीस्ट अभी हुआ नहीं, मतलब दिखते नहीं हम, लेकिन बट स्टिल दिख रहा है हमें क्या हो रहा है यूएन का, गेटिंग इट, वो वाला सिचुएशन है यहाँ पे भी। देन क्लियर। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स, अब देखो रीसेंट डेवलपमेंट में ना सिर्फ ये नहीं है कि एक लाइन लिख दी है, आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला कि इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट है, तो आपका ग्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए, सर कितना, 60 बिलियन है, 47 बिलियन है, क्या है। अब आप मैगजीन्स पढ़ते हो, में फैक्ट तो दिए होते हैं, कहाँ यूज होंगे फैक्ट, इग्नोर कर देते हो ना, ये तो हर साल आ जाते हैं, 20-22 फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी एन नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज होने वाली है, APEC भी होने वाली है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल। क्यों इंपॉर्टेंट है वो, 60% ऑफ ट्रेड है वहां पे, ऑलमोस्ट सिमिलर 50 या 60% इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन भी है जीडीपी का, वर्ल्ड जीडीपी में। ये फैक्ट्स याद होने चाहिए। इंडिया का 3 ट्रिलियन होने वाला है अपना, ठीक है, जीडीपी ऑलमोस्ट वही है। कहां इंपॉर्टेंस है इसकी, जब आप बोलते हो कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, बताओ ना। 5 ट्रिलियन का सपना देख रहे हो क्योंकि हम 3 ट्रिलियन पे बैठे हैं, वरना नहीं देखते। तो फैक्ट्स जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इसके अलावा फैक्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मिडिल ईस्ट की बात चल रही है, इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या फैक्ट याद आ रहा है आप लोगों के दिमाग में। हो गया, दोनों एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड। रीसेंट बताओ आप मुझे, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट क्वाड, ठीक है, और कुछ क्या इशू है, इजराइल और ईरान अगर वॉर चलती रहे तो। हमारा बहुत एक मेजर प्रोजेक्ट है जो हमने चाइना के अगेंस्ट पिच किया है वर्ल्ड में, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है,
उससे क्या इश्यू आ रहा है? हाँ, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ठीक है। व्हाट एल्स? समझ गए? फ्रेम का आर समझ में आया? तो ये फैक्ट्स आपके आंसर में दिखने चाहिए। जीडीपी कितना है, कैसे है, तो इसके लिए फैक्ट शीट्स बनेंगी। और ये कब बनती हैं? हमेशा मेंस से पहले। सारे साल नहीं करना होता इसको। अभी आंसर लिख रहे हो, नहीं आ रहा, अगर गूगल करके भी लिखना पड़ रहा है ना, लिख दो, वो गूगल क्या हुआ याद रहेगा थोड़े दिन तक। लेकिन इसे कंडेंस कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे पहुंचेंगे। समझ गए? कंडेंस का मतलब बहुत छोटे पेज में लिख लेंगे, ताकि जैसे ही हम आंसर लिखना चाह रहे हैं उसके बाद तुरंत लिख दें। क्लियर? डन। लास्ट थिंग, मैप्स फॉर इलस्ट्रेशन। मैप्स आपके आईआर के भी लिए भी इंपॉर्टेंट है। सपोज कुछ नहीं आ रहा आपको, इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मालदीव्स के ऊपर, क्या कुछ ऐसा दिखा सकते हो आप? कुछ कुछ क्लियर आ रहा है? कुछ स्टेट्स दिखा सकते हो इसमें? चलेगा? मतलब मैं दिखा नहीं रहा, मैं आई एम जस्ट गिविंग अ पॉइंट कि क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूं। यहां से एग्जामिनर पे इंप्रेशन जाता है कि यार ये सिर्फ पढ़ी हुई चीज नहीं है, इसके आगे इंप्लीमेंट करना जान रहा है। और जैसे ही मैप बनाओगे सब भूल जाओ, कोई देश नहीं, ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से क्या याद आएगा सबसे पहले? और कितने पॉइंट्स निकल गए ये तो सोचो एक मैप बनाने की वजह से। वरना जेनरिक पॉइंट ही तो आते हैं कि मालदीव्स में किस पे करें। अच्छा, सिक्योरिटी पे पॉइंट्स बना सकते हैं, ट्रेड पे पॉइंट बना सकते हैं। लक्षद्वीप याद नहीं आ रहा किसी को? क्यों हम डेवलप कर रहे हैं उसे मिलिट्री बेस में ज्यादा? किसकी बनाएंगे तो हो जाएगी। मैं यहाँ डिसएग्री करूंगा आपसे। ट्रेड रूट के लिए मैं बोली ना, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ ट्रेड रूट से रिलेटेड नहीं होता। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है इकोनॉमी प्लस मिलिट्री। हाँ, तो वो या तो आप वर्ड वापस ले लो, सिर्फ ट्रेड रूट बोलो तो हाँ मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा। ठीक है? देन एक्सपर्ट ओपिनियन एंड रिकमेंडेशंस। इससे क्या मतलब हुआ? यहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हुई? कोई कमेटी होती नहीं है। अगर एमबीए ने कोई स्टेटमेंट दी वो इंपॉर्टेंट हो गई। अभी कौन सी समिट हुई थी अमेरिका में बाइडेन जी की? लास्ट क्वाड कहाँ हुई थी अभी लास्ट? अमेरिका में हुई थी ना? नेक्स्ट ईयर इंडिया में हो रही है शायद, नहीं? तो क्वाड में जो लीडर साइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोई डिक्लेरेशन होती है? ब्रिक्स में ऐसे कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट आता है? या कहीं पे भी कोई भी समिट हो रही है कुछ डॉक्यूमेंट निकल के आते हैं डिक्लेरेशन वगैरह? कहां कोट करोगे? वो एक्सपर्ट्स ही तो बना रहे हैं। यहां से एक्सपर्ट ओपिनियंस मींस आप मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स की जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं वहीं तो एक्सपर्ट हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा ग्लोबल फाइनेंस के एक्सपर्ट कौन है तो कौन होगा? एनडीबी भी है अपना, उसे भी नहीं भूलेंगे, है ना? सिंपल। तो वो चीजें हमें कोट करनी पड़ेंगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, नहीं आपके आंसर्स में। फिर आप लिख के आते हो जेनरिक, फिर नहीं आते मार्क्स। अब ये कोट करोगे तो आपको फिर अगेन डेटा फैक्ट्स चाहिए। प्रॉब्लम ये है थिंकिंग कैपेसिटी नहीं आ रही आंसर राइटिंग लिखते हुए। और ये पता कैसे डेवलप होगी? रद्दी आंसर लिखो, उसके बाद री एग्जामिन, री एनालिसिस। पुरानी स्टेटमेंट है, पिछले सेशन में भी बोली थी, दोबारा चेप रहा हूं। एनी क्वेश्चन सॉल्व
but not re-examined, not re-analyzed is equivalent to not solved at all. चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो. ये टॉपर कॉपी एनालिसिस करते हो बता दूंगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं. ठीक है, डन. एक ये फ्रेमवर्क है आपका टॉपिक 4 के लिए, जहां पे आजकल क्वेश्चन बार बार आ रहा है. ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज. ठीक है, कभी फ्रांस से पूछ लेंगे, यूएसए से पूछ लेंगे, जर्मनी से पूछ ले, कल को पाकिस्तान से भी पूछ सकते हैं, है? नहीं, पाकिस्तान से नहीं पूछेंगे वैसे, बट स्टिल बाकी कंट्रीज से हो सकते हैं जहां पे भी हमने जो भी कुछ लिया हुआ है. ठीक है, हमारा बोलते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पैच वर्क ऑफ एन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, वो वाली चीज है. ठीक है, उसको देख लो कैसे करते हैं. सबसे पहले इवॉल्व कैसे हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. कोई रिवॉल्यूशन था, चार्टर था. हमारा रिवॉल्यूशन था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है? कौन से? मोस्टली इन्फ्लुएंस है 1935 वाला जीओआई. ठीक है, फ्रांस का कैसे हुआ था? अमेरिका का फेयर इनफ. कुछ कमेटी कमीशंस भी आ जाती हैं इसमें. अब सिर्फ उनका हमने पूरा चेप नहीं दिया ब्रिटिशर्स का, हमने कुछ बनाई थी कमेटी, 6-7 कमेटियां बनी थी. मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग वन, जहां पे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे. उससे कंपैरिजन करो, अमेरिका में भी है क्या कुछ ऐसा? सिविल राइट्स के लेके रिवॉल्यूशन हुआ अमेरिका में? कुछ सिविल राइट्स को लेके अमेरिका में कभी रिवॉल्यूशन हुआ है? हाँ एग्जैक्टली. तो उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंपैक्ट किया. वो सारी चीजें हैं. मतलब आपको करना है चेंज. ठीक है, आपको इंटरेक्ट करना है इन चीजों के साथ. ठीक है, देन यू टॉक अबाउट विंग्स. विंग्स में क्या क्या आता है? 3 ही विंग्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी. अब इन तीनों में कैसे डिफरेंस है? इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है. सपोज यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं. और अमेरिका में? इंडिया में हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करते हैं इन जनरल. ड्यू प्रोसेस तो हमारी किसने दिया? जुडिशरी ने. हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करो, वैसे जुडिशरी के बारे में भी क्यों बात कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दिया था एक तरह से, उसको हमने इंटरप्रेट ऐसे किया कि वो भी है हमारे पास. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस ले लेते हैं. अभी ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं सबसे ज्यादा? अपॉइंटमेंट्स. सोच रहे हैं कि मेरे अगले एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आएगा, है ना? जैसे साफ बोल दिया पोम्पियो साहब को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं रखेंगे, उनसे नहीं संभला, बढ़िया रेटिंग्स नहीं थी उनकी. सिमिलरली जुडिशरी में भी चेंजेस है. फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेम पावर है, बट क्या सिमिलर पावर्स हमारे हाई कोर्ट्स के पास है जैसे वहां पे स्टेट कोर्ट्स में है? हाँ, उनके पास ऑटोनॉमी ज्यादा है. हमारे कोर्ट्स कभी इलेक्शन में इंटरफेयर करते हैं? वहां के यूएस का इलेक्शन तो फॉलो किया होगा आप लोगों ने? नहीं. कैसे होता है यूएस का इलेक्शन? पब्लिक वोट डालती है. इलेक्टोरेट. ठीक है, और वो इलेक्टोरेट्स अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं. जो इलेक्टोरेट्स चुन लिए गए हैं उनको सर्टिफाई कौन करता है कि हाँ तुम इलेक्शन जीत गए हो? हमारे यहाँ का पूछे नहीं ना मैंने, इसलिए वो तो पता है. हाँ, स्टेट्स आगे लेजिस्लेटिव पावर में डिफरेंस. और स्टेट्स के अपने रूल होते हैं. हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे, उनके अपने अपने रूल हैं इलेक्शंस कंडक्ट कराने के. यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है तभी तो. अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूं आपसे? यूएसए का इलेक्शंस हुए हैं 4 साल पहले, वो इंपॉर्टेंट हुआ था प्रोसेस. अब 4 साल बाद दोबारा इंपॉर्टेंट हो गया है. इसलिए आप लोगों को फॉलो करना चाहिए था, वरना मैं नहीं बोलता. ठीक है,
देन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं कि नेचुरल राइट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, कैसे हैं? ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, क्या वहां पे फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है ना? आप इस पे भी बात कर सकते हैं कि सोवरेनिटी किसकी ज्यादा है। इंडिया में सोवरेनिटी कौन है, किसके पास है? पॉपुलर पीपल के पास, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बट ब्रिटेन में पार्लियामेंट, यूएसए में, समझ रहे हो आप? देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, अब नेचर ऑफ स्टेट कैसा है? नेचर ऑफ स्टेट कैसा है हमारा? किस टाइप का सेकुलर है हमारा? और बाकी वेस्टर्न, हम तो इंटरवीन कर देते हैं, हम तो तलाक बैन कर देते हैं, हम तो सती के लिए भी बोल देते हैं, हम हिंदू मैरिज एक्ट में कर देते हैं प्रोविजन की लड़कियों को हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी। सब एक तरह से पर्सनल अफेयर्स में कर रहे हैं ना इंटरवेंशन, पॉजिटिव है हमारा, हम दूर नहीं है, वहां पे नहीं घुसते, दूर एकदम। देन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक नेचर कैसा है? जैसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, कैपिटलिस्ट। नॉर्थ कोरिया कैसे लेके चल रहा है? कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट में नहीं। ठीक है, डिफरेंट स्फीयर हो गया, तो देखना पड़ेगा हमको। तो ये टेम्पलेट आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलवा देगा। ठीक है, देन अब क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इसी मोड में रहा है। किस मोड में रहा है? कि या तो हमने किसी से कुछ लिया है, क्या हमने कभी किसी को कुछ दिया है? बांग्लादेश ने कुछ हमसे लिया होगा, शायद बाद में बना है ना हमसे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया के बाद बने हैं, कुछ दिया होगा स्पेसिफिकली हमारे आसपास के स्फीयर में। क्या पता नेपाल भी कुछ सीख रहा हो हमसे, अमेंडमेंट्स तो हो ही रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हो कि इस तरीके से। नाउ लास्ट, स्कॉलर्स व्यू। स्कॉलर्स व्यू आर योर कमेटी कमीशंस ओनली। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? जो कमेटी को लीड करने वाले फाउंडिंग फादर्स वगैरह हो गए वो, और या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज एवरी टाइम वेरी 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 क्रूशियल इन योर पॉलिटी आंसर्स। ठीक है, क्लियर? ये टेम्पलेट क्लियर हुआ आप लोगों को? डन। नाउ बिफोर आई बिगिन इनटू द प्रैक्टिस मोड, अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स मेकिंग का तरीका बता देता हूं। आपको ऑलमोस्ट 2 और 3 पेजर के शॉर्ट नोट्स मिले हैं इसी में। ठीक है, ये जो फॉर्म है मैं इसको शॉर्ट नोट्स बोलूंगा, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स नहीं बोलूंगा। अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा मैं अपने लिए जस्ट बिफोर द मेंस। अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स में मैं क्या करूंगा? मैं ये इंश्योर करूंगा अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स में कि जी जो भी मैंने लिखा है मैं वो चीजें लिखूंगा या तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी कीमत पे भूली नहीं जा सकती हो। दिस इज समथिंग शॉर्ट नोट्स। अगर अब आप इसको फोकस करोगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिफाइन दी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी बाय बॉडी रिप्रेजेंटिंग लोकल इनहेबिटेंट्स हैविंग फेयरली लार्जर ऑटोनॉमी रेजिंग पार्ट ऑफ रेवेन्यू लोकली स्पेंडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मेरे से आप बोलोगे सर शॉर्ट नोट्स में क्या है, मतलब सपोज मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हूं, पहली बार शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं आफ्टर माय थर्ड रीडिंग, तो मैं क्या रखूंगा इसको कि मुझे डेफिनेशन भी याद नहीं है। आइडियली तो आपको इस एक्यूमेंट पे होना चाहिए कि नॉर्मल डेफिनेशन आप अपने आप बना लो, वो आपकी खुद की हो, बट नहीं है। अगर आप मेरे को बोलोगे इसमें से क्या क्या वर्ड्स मेरे काम के हैं, तो सेम मेंटेलिटी यूज होती है जो हमने क्वेश्चन ब्रेकेज में यूज की थी। कीवर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ा वर्ड है, लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है ये। ठीक है, लोकेलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी। अब बॉडी रिप्रेजेंटिंग लोकल इनहेरिटेंट्स, तो मैं शायद ऐसे कर दूंगा लोकेलिटी सॉरी यहां दिखाई देता हूं मैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स वाला भी टेक्निक आपको यही क्लियर कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लोकेलिटी,
एडमिनिस्ट्रेशन बाय लोकल पीपल। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इससे मैंने आधी डेफिनेशन कर रखी है अगर आप देखो। उसके बाद कह रहा है हैविंग फेयर लार्जर ऑटोनॉमी रेजिंग पार्ट ऑफ रेवेन्यू लोकली स्पेंडिंग ऑन द सर्विसेज। मेरे को इतना जरूरत नहीं है, अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो मुझे करना ही है ये सारे काम। मेरे पास अपना रेवेन्यू होना चाहिए, मेरे पास अपना खुद का स्टाफ होना चाहिए, तभी मैं एडमिनिस्ट्रेट कर पाऊंगा। तो मुझे ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। स्टाफ रखूंगा तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो वो 3 वर्ड्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट नोट्स में। क्लियर है तो आप लोगों को? सॉर्टेड, डन। देन सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दिस आई विल से मुझे सिर्फ बोल्ड वाले पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो अगर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। क्या अगर मैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी आपको बोलूं तो आप मुझे बता नहीं पाओगे क्या है? ऑब्वियसली बता दोगे आराम से कोई भी। सिमिलरली अगर मैं सोशल जस्टिस बोलूं, क्या आप मुझे बता नहीं सकते उसका कैसे अपने पार्लियामेंट्री जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं कैसे अपहोल्ड करते हैं सोशल जस्टिस? बता दोगे। प्रॉब्लम ये मुझे 4-5 वर्ड ही नहीं याद आते आंसर लिखते हुए। इशू सारा यहां है। अब कंसोलिडेशन के लिए मुझे ये 4-5 वर्ड बार बार पढ़ने हैं, ठीक है, इंस्टीड ऑफ डूइंग इट वंस और ट्वाइस। अब बल्कि नोट्स में आप इस चीज की एक्सप्लेनेशन को 4 बार लिख देते हो। जैसे अभी मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, अगर आप साथ के साथ नोट करते रहते तो ये बल्कि नोट्स क्रिएट होते। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही होता है, मतलब जब फाउंडेशन वगैरह कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसका ज्यादा होता नहीं। आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि हाँ ये पंचायती राज है। उसके बाद ये है जो आपके नोट्स होने चाहिए जब आप आंसर राइटिंग के लिए यूज करोगे। जब आप इसमें से भी जो चीजें भूल जाओगे, जो चीजें नहीं यूज कर पाओगे, वो आपके बेसिक नोट्स में जाएंगे। सॉर्टेड, क्लियर? देन एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब दे दिया आपको इसमें, ठीक है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड, बलवंत राय मेहता। अब रिप्रेजेंटेशन देखो एक बार आप अपने नोट्स की। मैंने दिखाया, एक स्क्वायर बना के दिखा दिया, आप छोटा भी दिखा सकते हो उससे, और 1-2 भी दिखा सकते हो। मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति मिलकर ग्राम पंचायत बना रहे हैं, उससे बनी पंचायत समिति। पंचायत समिति ने मिलकर जिला परिषद बनाया। जिला परिषद के मेंबर एमएलए, एमपी, एमएलसी जब जिला के लिए मिलते हैं, डीएम चेयरमैन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बन गई अपनी। समझ गए? इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। इलस्ट्रेशंस की जब मैंने बात की थी, पिरामिड रूप में डिफरेंट आप ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर द नोट्स पंचायती राज के, जो 2 पेज हम लोगों ने आपके दिए हैं। आई एम गिविंग यू ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स, जस्ट रीड इट आउट। 7-8 मिनट में हो जाएगा ना? जस्ट रीड इट आउट, देन वी विल प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट आज, ठीक है। डन। इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को हेड स्टार्ट नहीं दिया या कोई भी डिकोड करने में आपको हेल्प नहीं की। लास्ट सेशन में मैंने हेल्प की थी ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैं हेल्प करूंगा, इसमें विलफुली मैंने नहीं की। रीजन फॉर द सेम अभी आपने नोट्स में पढ़ा था, ठीक है। बट अब मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अप्रोच क्या होनी थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन वाज हाउ हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूटेड टू चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, ठीक है। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सोशल नॉर्म्स कैसे बदल रहा है, पहला आई विल से हमें यही क्लैरिटी आ गई कि कीवर्ड क्या मिला, पीआरआई, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। देन इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। अब वुमेन एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन दूसरा कीवर्ड है। तो मेरा फर्स्ट हेडिंग यही क्लियर हो रहा है जब मैं बात करूंगा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक साथ बता दूंगा, पहले बॉडी बता रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि उस पर मुझे बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीआरआई, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। मतलब अगर सिर्फ आपने ये डायमेंशन दिखा दी, ये सब हेडिंग मोर देन इनफ है आपके लिए, ये शो करने के लिए कि पीआरआई कुछ कंट्रीब्यूट करना है, किसमें, सोशल नॉर्म्स को चेंज करने के लिए। अब कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इफ आई आस्क यू गाइस? provides information to its
सोशल नॉर्म्स में हो गया, SC ST हो गया, वुमेन, और सोसाइटी में और क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? और यहाँ पे बॉटम्स अप, ऊपर टॉप्स बॉटम, सोसाइटल चेंज दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली। और PRIs को समझिए, किस किस एरिया में वर्क कर रहा है, किसे एम्पावर कर रहा है, कैसे एक्टिव सिटीजन्स बना रहा है ना, ग्राम सभा वगैरह में वो मेंशन कर रहे हो ना आप, वही तो चेंज आ रहा है। पहले पैसिव है, वोट दिया सो गए। अब आप अपने बताओ क्या होता है विलेज डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, याद है? सोशल चेंज ला रहा है वो, समझ गए फर्स्ट सब हेडिंग। तो यहां से ये चेंजेस आने थे। 243 आई फिनांस कमीशन, इनकम से रिलेटेड कुछ यूज कर लो यार इसमें, कैसे पैसा आपके हाथ में आ रहा है, गवर्नमेंट जो आपको दे रही है GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, क्या होता है उसमें आप डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी किस पे कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, डन, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, सेकंड हेडिंग मेरी जाएगी सिर्फ वुमेन से रिलेटेड। एक तो रिजर्वेशन आया, इसके अलावा क्या कैसे वुमेन एम्पावर कर रहा है? ठीक है, एंजेंडरिंग की बात कर रहे हो आप, है ना? एंजेंडरिंग कर दिया ना एक तरह से आपने, वुमेन इन डेवलपमेंट। तो दूसरा ऑप्शन में वो भी मान गया आपका। चलो और क्या कर सकते हैं? कीवर्ड पढ़ो दोबारा, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन किसमें? डिसीजन मेकिंग में। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इलेक्टेड पीपल ओनली कि वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, ग्राम सभा में भी अगर वुमेन वोट दे सकती है तो वुमेन जा सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो भी अपने आप में एम्पावरमेंट है। अब वहां से क्या साइकी ब्रेक हुई? सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ स्टीम अप। ठीक है, और पंचायती राज और कौन सा वो, अच्छा, स्मॉलेस्ट इकोनॉमिक टूल क्या है विलेज का या एसोसिएशन? कुछ पंचायती राज और इंस्टीट्यूशंस का और SHG का सुना है? नहीं सुना? n number of case studies you will find in every UP village, मतलब every Indian village. So I was posted in district मुजफ्फरनगर, ठीक है, एज अ कंसल्टेंट था मैं वहां पे। तो what we did, there was one woman, प्रतिभा कश्यप, ठीक है, तो उनका जो NGO था वो बनाता था सर्फ, डिसइंफेक्टेंट वगैरह, ठीक। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास फंड आया होता है ना, डेवलपमेंट का। तो उन्होंने क्या किया, पंचायत भवन निर्माण, मतलब पंचायत भवन जहाँ पे ये आपके सरपंच साहब और ये बैठेंगे, आपके पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है, जीतू भैया बेसिकली। तो वहाँ पे क्या नाम था, अभिषेक नहीं, क्या था, सचिव जी, हाँ नाम भूल गया, सेम कैरेक्टर था ना इसलिए। तो अब वो वहाँ पे जहाँ पे बैठेंगे ये लोग, ठीक है, वहां पे एक पंचायत भवन में एक शॉप अलॉट कर दी गई। किसको? SHG को। हो गया वुमेन एम्पावरमेंट। तो इंफ्रा प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा ये तो मजा आया यार, लेकिन डिसइंफेक्टेंट ही बिक रहा है, लोगों को ये तो पता लग गया कि सर्फ बिक रहा है, डिसइंफेक्टेंट बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है बाहर वाले से। तो बाकी चीजें क्या क्या कुछ और भी बेचा जा सकता है? तो फिर आइडिया आया यार, डेली यहाँ पे अगर फुटफॉल कम है, ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि जैसे पंचायत लेवल हुआ वैसे पंचायत से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, काफी सारे ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट बनती है, इतना तो पता होगा ना। हमने ब्लॉक लेवल पे दुकान दे दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। अब
स्टार्ट की एज अ कैंटीन, क्योंकि ब्लॉक में कोई ना कोई काम पड़ रहा है, कोई पेंशन का काम करवाने आ रहा है, कभी कुछ काम करवाने आ रहा है, पट्टा वट्टा सब कुछ जो गाँव में चलता है वही ब्लॉक से चल रहा है। तो कैंटीन चली, वहां से वुमेन का शुरू हुआ। फिर माइंड वर्क किया कि क्यों ना इसे रोस्टर बना दिया जाए। मंडे को दुकान अलॉट है खिलौने वालों के लिए, ट्यूसडे डिसइंफेक्टेंट बिक रहा है, वेडनेसडे कोई और प्रोडक्ट ले लिया हमने। क्लियर? दिस इज हाउ वी कैरीड इट फॉरवर्ड। सॉर्टेड? समझ गए आप लोग? तो इट कुड हैव बीन द एग्जांपल एज वेल। आपको एक दो तो एग्जांपल इसमें भी मिले हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, नहीं मिले? नोट्स में होगा यार, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा तो होना नीचे एक आधा एग्जांपल जरूर होगा कुछ ना कुछ। यार क्या बात कर दी, पढ़ना जरा केस स्टडीज, जल सहेली, इनको लिंक ही तो करना है आपको पंचायती राज से, एज इट इज थोड़े लिखना है यार। पेज नंबर 10 पे केस स्टडीज नहीं नहीं, सो सॉरी मिस हो गया है, मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, मतलब कल वाली बुकलेट में है ही, अगर आपको ध्यान दो तो उसमें है जल सहेलीज वगैरह है वुमेन का। ठीक है, मैं एक एडिट करके पीडीएफ डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इस पे भी मिल जाएगा वो। तो देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब आपको एग्जांपल्स इंटीग्रेट करने हैं। ठीक है, डन। इसके बाद बात की व्हाट सोशियो कल्चरल चैलेंजेस स्टिल एग्जिस्ट। थर्ड मेरी हेडिंग जाएगी सोशियो कल्चरल चैलेंजेस। कौन सा सोशियो कल्चरल चैलेंजेस अभी आपको दिख रहा है? प्रधानपति और सेकंड और ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक आप प्रधान बन गए तो सिर्फ आपको प्रधान ही देखनी है, घर के काम अभी भी है। और क्या आपको सोसाइटी एज ए लीडर एक्सेप्ट कर रही है? नहीं कर रही, वो भी एक इशू है। तो लाइफ आफ्टर बीइंग एन फीमेल ऑफिसर इज नॉट दैट इजी इन कंपेयर टू द मेल ऑफिसर्स। जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ना, मैं लड़की से ऑर्डर लूंगा, ये है माइंडसेट, ये है बैरियर्स। तो ये तीन अगर सब हेडिंग्स में आपने अपना आंसर दिया, ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट्स मैंने सब में दे दिए, तो यू हैव गॉन थ्रू इट। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू एनालाइज टॉपर्स कॉपीज फॉर यू। सॉरी, हाँ अरे हाँ कंक्लूजन, सॉरी 150 देखा था, मेरे को लगा जल्दी मचा देते हैं थोड़ा सा, लेकिन बट भूल गया। क्या है? ठीक है, अब कंक्लूजन में वुमेन की बात की है, या तो कंक्लूड करते हुए हमने बोलना है कि कोई केस स्टडी दे देंगे जहां पे सक्सेसफुल कुछ इंप्लीमेंट किया है, एल्स वी विल गिव एनी स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैव टेकन। कोई गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए? क्या हम ये कह सकते हैं जो 106 अमेंडमेंट हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ पीआरआईज ओनली? मैंने अभी बोला था एप्लीकेशन बेस्ड होगा, कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, दोनों रिलेट हो गए। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। क्लियर? 2 कंक्लूजन दे दिए, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट वाला आई विल डिकोड देन यू विल राइट। इसमें थोड़ी सी हेल्प मैं पहले ही कर दूंगा आपकी। तो क्वेश्चन सेज What are the key areas of cooperation and conflict in bilateral relations between India and China? तो अभी कंटेक्स्ट क्या हो गया ये तो बता दो यार, अभी पूरा डीएस्केलेशंस, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि डीएस्केलेशन इसका कंटेक्स्ट है, एंड हाउ कैन दीज बी मैनेज टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी। फ्रेम याद कर ले थोड़ा सा, क्या बोलता है फ्रेम आपको, पहले फाउंडेशनल कंटेक्स्ट देना है, ठीक है। अब क्या चाइना के साथ पहली बार हमारा कन्फ्रंटेशन हुआ है? पहली बार हुआ है।
नहीं हुआ, तो हम एटलीस्ट ये लिख सकते हैं ना, इंडिया हैज बीन सराउंडेड विद हॉस्टाइल नेबर्स। ठीक है, अब ये जेनरिक इंट्रोडक्शन है क्योंकि नेबर्स की बात कर दी, अब चाइना स्पेसिफिक कर दो। वी कैन नॉट चेंज अवर नेबर्स एज कोटेड बाय, किसने कोट किया था ये? लाल बहादुर शास्त्री जी, वाजपेयी जी, है ना, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, एज कोटेड बाय, जैसे ही आपने स्टेटमेंट ली, इन द सेम कंटेक्स्ट हॉस्टाइल चाइना इज एग्जिस्टिंग, सपोज इस टाइप का करके दे दिया। ठीक है, बेस्ट इंट्रोडक्शन आई विल सजेस्ट यहां पे, क्योंकि बायलैटरल रिलेशंस की बात की है, मैं यहां पे सिंपल सब बोल दूंगा, इंडिया चाइना आर द ग्रोथ इंजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दोनों को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, और इंडिया चाइना आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और प्लेयर्स इन द ग्लोबल अफेयर्स, ये भी ठीक है। मैं उसका रीजन बता रहा हूं क्योंकि उसमें यही बता, हाउ कैन दीज बी मैनेज टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी, क्वेश्चन आगे पढ़ा है मैंने, तो मैं इसीलिए कंटेक्स्ट में ही वर्ल्ड अफेयर्स घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ गए? क्लियर यहां तक? सॉर्टेड? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यही इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में उसको डायरेक्ट बोल दिया कि इंडिया चाइना के ऊपर साउथ एशिया डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक कर देते हैं, वो भी सही है मेरे हिसाब से कंक्लूजन, सॉरी इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब व्हाट आर द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन? मैं सिंपल सा अल्फाबेटिक दूंगा, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन, हाँ, तो हम कन्फ्रंटेशन में बात करेंगे ना, क्योंकि चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल अस। कोऑपरेशन हमारा होगा जहां पे हम दोनों एक दूसरे को डेवलपिंग कंट्री की तरफ पोर्ट्रे कर रहे हैं। ब्रिक्स। अब देखो कोऑपरेशन का पहले तुम समझो कहां है, ट्रेड में। चाइना भी कहता है हम भी डेवलपिंग है, हम भी डेवलपिंग है। क्लाइमेट समिट्स में कोऑपरेशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि इश्यू इरिटेंट कहां नहीं है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में चाइना भी रिफॉर्म चाहता है, हम भी रिफॉर्म चाहते हैं। क्यों? चाइना रिफॉर्म इसलिए चाहता है ताकि हिजेमोनी यूएस की कम हो जाए, हम इसलिए चाहते हैं कि हमें मिल जाए। चाइना हमें प्रपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे कन्फ्रंटेशन भी है। एनएसजी में नहीं किया हमको, यूएनएससी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट चाइना की साइड से नहीं है, बाकी सारे परमानेंट मेंबर्स की साइड से हैं। गेटिंग इट? वो भी मिसिंग है। ट्रेड मिल गया आपको, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस मिल गए, ठीक है, और कहां पे कन्वर्जेंस हो रहा है हमारा? कल्चर, एग्जैक्टली, कल्चरल पे आ गया, पीपल टू पीपल कनेक्ट में आ गए, और वो आ गया ना कल्चर में, कल्चर में आ गया, सिनेमा पार्ट है उसका, मतलब मैं नकार नहीं रहा उसको। एजुकेशन में क्यों भूल गए क्या? कितने यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे हमारे स्टूडेंट्स पेंडेमिक के टाइम पे? सब वहीं से आए थे ना, वुहान से भी काफी अच्छे स्टूडेंट्स आए थे, तो वहां पे कॉपरेशन है। देन ट्रेड में भी है कुछ हद तक। अब कन्फ्रंटेशन कहां कहां पे है? तो मेरा नेक्स्ट रहेगा कन्फ्रंटेशन। फर्स्ट बॉर्डर इश्यूज, सेकंड ट्रेड में हम डेफिसिट है। चाइना क्या करता है यहां पे? डंपिंग, तभी तो काउंटर वेलिंग मेजर्स लगाते हैं स्टील वगैरह पे हम, ठीक है। हम डंपिंग की बात करेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स कहां पे है? ओशियन में। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज में भी कन्फ्रंटेशन है हमारा। चाइना डेट ट्रेड पॉलिसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, दोनों गुड। हाँ बोल दिया, वही था, है ना, अग्रीड। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, क्लियर। अब ये मैनेज कैसे होंगे? झूले में, हाँ झूले में बैठना पड़ेगा मोदी जी को और जी जिनपिंग को बार बार। रीजन क्या है उसका? इनफॉर्मल टॉक्स में आप कई चीजें खुल के बोल सकते हो जो नहीं बोली जा सकती ऑन पेपर, ठीक है। अब जब भी इंटरनेशनल, देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो टेम्पलेट्स होते हैं ना वो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। जब आप रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन की डिमांड डिफरेंट होती है। ये मैंने कल भी सेशन में आपको क्लियरली बोला था।
हर क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, यहाँ पे असर्टिव होना पड़ेगा, बीइंग इंडियन लिख रहे हो ना आप आंसर, तो इंडिया के लिए असर्टिव होना पड़ेगा कि चाइना शुड कंसीडर सेंसिटिविटीज ऑफ इंडिया इन बॉर्डर साइड, इन ट्रेड साइड। अरे अरुणाचल में वो स्टैम्प्ड वीजा देते हैं हम, पिंड वाला, ठीक है, वो वाली चीज भी हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद ट्रेड में, उसके अलावा क्या हो सकते हैं मैनेज, ये तो आपसे चाइना के साथ से। अब देखो सोचने का तरीका बता रहा हूं कि चाइना की साइड से एक्सपेक्टेशंस हुआ, अब क्या होगा एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इंडिया की साइड से हो गया, हाँ हमने वैसे ऑलरेडी दे दिया वहां पे, अब उसमें हम क्या लिखेंगे, हम इंटरफेयर करते ही नहीं। और दलाई लामा वाला हमने उसे पॉलिटिकल असाइलम दे रखा, उसमें कुछ इशू नहीं है, हमारी पॉलिसी है, उसमें हमने ताइवान को कभी ये थोड़ी बोला कि हम नेशन स्टेट दे रहे हैं, वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है, हमने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। तो उस मैनेज करना है ना चीजों को, तो बम्पी वाटर्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। और यहां पे आपने आइडियलिज्म देख लिया, क्या चाइना को करना चाहिए क्या इंडिया को। अब रियलिज्म में चले, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाले अगर हो आप लोग तो रियलिज्म इज द की। रियलिज्म में क्या बात करेंगे आप लोग, रियलिज्म में सिंपल बात करेंगे कि हमें हेजिंग करनी पड़ेगी अपने इंटरेस्ट की। चाइना असर्टिव हो रहा है, बीआरआई, मौसम डॉक्ट्रिन ले लो, सागर डॉक्ट्रिन ले लो, हमें वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है तो विलेज वाइब्रेंट स्क्रीम। लड़ाई उनकी नहीं होती जिनको लड़ना आता है, जो पिट जाता है उनको तो कोई भी पीट के चला जाता है, गेटिंग इट। तो हमें उसकी जितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमिक हेफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ये सब मैनेज करने वाले में आएंगे। इसीलिए तो बोल रहा है रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब चाइना को पता है कि हमारा नुकसान हो सकता है। वाई चाइना इज नॉट ट्रीटिंग इंडिया लाइक देयर बैकयार्ड्स। बाकी तो नेशंस है, मार्शल आइलैंड डेवलप कर देगा, कभी कुछ एक्सटेंशन बना देगा, रातों रात आइलैंड बन जाते हैं। इंडिया के साथ तो ऐसा तो नहीं कर पा रहा ना, कुछ तो रीजन होगा उसका। न्यूक्लियर स्टेट है, अच्छा लैंड मास है, बेटर हार्डन आर्मी है हमारी। तो उस तरीके से देखो रियलिज्म परस्पेक्टिव से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में जब आप स्कॉलर्स वगैरह कोट कर रहे हो और आपका रियलिज्म नहीं दिख रहा उसमें, इट मींस यू आर राइटिंग एथिक्स आंसर जो आईआर में नहीं चलते। सिर्फ रोजी पिक्चर नहीं दिखानी आपको, क्लियर है, सॉर्टेड। कंक्लूजन में क्या होगा, 3 सब हेडिंग बन गई है इसमें भी, है ना। हाँ समझ तो गए, बढ़िया चलेगा। पंचशील ट्रीटी मेंशन कर दो कि उसको गाइडिंग लाइट मान के चलना चाहिए। आ गया, कंटेंट वैल्यू एनरिचमेंट दिखना चाहिए ना आपको, ठीक है, डन। तो अब आंसर लिख लोगे, पिछली बार से बेटर एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं। अच्छा खासा डिकोड कर दिया यार, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। बेटर था इसमें फ्लो पिछली बार से। So this is the difference between the guided and unguided answer writing. मतलब when we start answer writing, we should have certain idea कि actually हमें लिखना क्या है। जब हम starting करते हैं आंसर राइटिंग की और बिल्कुल भी आंसर राइटिंग का आइडिया ना हो तो हम कुछ भी लिख देते हैं एंड वी फील कि हाँ जो आता था वो तो लिख दिया है। तो जो स्टार्टिंग में हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे डिग्रेसिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, वो कंटिन्यू हो जाती है फिर। दिस इज द इशू, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जानकारी दिया कि आपको लगा होगा कि पढ़ तो लिया ही है पीआरआई का, तो अच्छे से आंसर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, डन। बट इस वाले में आपने शायद पढ़ा नहीं था, बट स्टिल बेटर फ्लो में आंसर लिख पाए होंगे, है ना। चलो तो लास्ट पार्ट चलते हैं सेशन का फटाफट। इट इज अबाउट द एनालाइजिंग टॉपर कॉपीज, ठीक है। तो ये अंकित अग्रवाल की कॉपी है, रैंक 297 है दिस ईयर, ठीक। तो यू गाइस कैन सी इट। सबसे पहले टॉपर कॉपी एनालिसिस में ये नहीं होता कि हमें सिर्फ और सिर्फ उठा के जो भी मिल रहा है उसकी कॉपी में से एक अलग नोट्स बना लिए, नहीं। हमें वर्क करना है कि वो टॉपर ने जो आंसर दिया है वो क्यों दिया है और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है।
ठीक है। सेकंड थिंग, टॉपर कॉपी जैसा आंसर लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने टॉपर बन गए हो, मे भी उस टॉपर ने उस कॉपी लिखने के बाद उस पर इंप्रूवमेंट की है आंसर राइटिंग में, इसलिए उसकी रैंक आई है। ठीक है, तो GS 2 पेपर में इसने लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया था। ही वाज माय स्टूडेंट ओनली, और मतलब लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट टच में है मेरे। तो व्हाट इज द थिंग, द क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर RPA एक्ट। ठीक है, RPA एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए प्रोसीजर का, मतलब हर किसी को नहीं आप कर सकते हो, वो चीज थी। तो अब इन्होंने शुरू कैसे किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 and 51 provides for framework of qualification and disqualification for parliamentary and the state legislature under section 123E। ठीक है, अब जैसे ही आर्टिकल आया तो इन्होंने हमारा पहला वाला काम कर दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या लीगल हो वही बात है, मतलब कोई फैक्ट चाहिए अपने, तो स्कोर का फर्स्ट आ गया। ठीक है, यही आ गया अपना। देन अब आप देखो बैकग्राउंड, इलस्ट्रेशन आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि कहीं डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, कुछ चीजें डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे बट आपको लिखना होगा। ठीक है, सेम चीज, फीचर्स मेंशन कर दिए हमारे, क्लियर है। देन इट टॉक्स अबाउट नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन। इफ यू रिमेंबर कि हम कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसी से सब हेडिंग बना लेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन, बस खत्म। RBA वगैरह कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है। सब हेडिंग हमें सिर्फ इतनी यूज करनी है कि हम डिग्रेस ना करें। टू इंक्रीज कन्विक्शन रेट, सबसे पहले नीड क्या है कि कोई प्रॉब्लम रही होगी, उसका सॉल्यूशन दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हो गए कवर। जैसे इन्होंने बोला, जैसे मैंने बोला था, मल्टीपल साइड से वो इश्यू कवर हो जाना चाहिए। हो सकता था वो सिर्फ पहले ये बोल देते कि ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर देते कि ये सॉल्यूशंस हैं, रादर देन उन्होंने बोले नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन और टू इंक्रीज। उन्होंने ये नहीं बोला कि कम है या कुछ है, नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, देन टू क्रिएट डिटरेंस, डर बनाने के लिए। देन डिलेड ट्रायल्स। अब बेसिकली अगर आप एक चीज, अगेन सेम चीज बोल रहा हूं जो कल बोली थी, नोटिस करेंगे फर्स्ट वर्ड में ही आपको क्लैरिटी मिल गई कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। सिमिलरली जब हम शॉर्ट नोट्स मेकिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था बोल्ड वाले पे फोकस करो, तो बोल्ड वाला पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। सेम काम इन्होंने किया, अगर एग्जामिनर आगे का पॉइंट नहीं भी पढ़ेगा तो भी इनका काम चल जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पे इन्होंने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल 50% टोटल एमपीज हैं, फैक्ट दे दिया तो सब्सटेंशिएट कर रहे हैं फैक्ट दाता से। जैसे ही केस लॉ मेंशन कर दिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन, जजमेंट्स वाला हो गया, मतलब स्कोर इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं आपके लिए। एनरिच कैसे किया, सेकंड ARC इलेक्शन कमीशन, कुछ भी मेंशन करोगे दैट इज देयर। नाउ लास्ट साइड कंक्लूजन, इन्होंने वे फॉरवर्ड टाइप का रखा है जिसमें ज्यादा सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे सारे कमेटी कमीशन के रिकमेंडेशंस दे दिए ब्रैकेट में लिख के, रादर देन एक्सप्लेन नहीं किया, उस चीज को मेंशन किया और छोड़ दिया ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए 10 मार्क करेंगे। लास्ट में द रोबस्टनेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस नेसेसरी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो बेसिक्स है हमारे डेमोक्रेसी की, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, कंक्लूजन अप्लाई भी कर दिया। अब सिर्फ टॉपर कॉपी में आपने उसने क्या लिखा वो नहीं देखा, हमने स्ट्रेंथ है तो देख ली, क्या वो इंप्रूव कर सकता था, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ला सकता था, हमेशा हेट स्पीच पे कुछ आ गए कुछ आ गया, क्या हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं RPA में, वो सारी चीजें आ सकती थी। ठीक है, और कंक्लूजन में कुछ और सॉल्यूशन दे देते, रादर देन ना लिखने की जगह वे फॉरवर्ड के 2 पॉइंट्स और बढ़ा देते, दैट वाज फाइन। क्योंकि यहां पे आपने सिर्फ यूनिक चीज कर रहे हो, कुछ एप्लीकेशन दिखा दिया, लेकिन अगर जब 5 पॉइंट 6-7 पॉइंट हो जाते तो क्या पता और मार्क्स मिल जाते। तो इंप्रूवमेंट का स्कोप आपके आंसर में हमेशा रहेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप टॉपर बन गए तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो टॉपर कॉपी एनालिसिस करने में आपको 2 पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट, एसेंशियल्स हैं कि नहीं है,
सेकेंड, एसेंशियल्स आने के बाद इंश्योर करो कि जो आपका कंक्लूजन है या कुछ भी आप लिख रहे हैं, मेक श्योर वो एक फ्यूचरिस्टिक आ जाए, ठीक है। सेकेंड, अगर नहीं है तो इंप्रूवमेंट दिख रही है तो और कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव आ जाए अपना स्कोर वाला और इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं। दो चीजें जब टॉपर कॉपी में करने लगोगे तो ही फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। विद दिस आई से बिड अडू टू द सेशन, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप सौरभ जी, ठीक है। अब आप लोगों को अगर कुछ डिस्कस करना है, कोई आंसर चेक कराना है तो मोस्ट वेलकम, else I'm done from my side. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.